हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने विशेषण किया था। आज हम आगे इसका क्रिया को कंटिन्यू करते हैं, जो कि जो पद है इसके एक भेद होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिया क्रिया किसे कहा जाता है? तो जिस शब्दों में किसी कार्य के होने या फिर करने जैसे स्थिति का बोध होता है, इसे ही क्रिया कहा जाता है। जिन शब्दों में कार्य के होने या करने जैसे स्थिति का बोध होता है, उसे ही क्रिया कहा जाता है। या इसको अगर शॉर्ट में पूछा जाए या शॉर्ट में देखा जाए तो काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। क्लियर है ये? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्रिया के भेद। क्रिया के देखा जाए मुख्य रूप से इसके दो भेद होते हैं। पहला होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। पहला सकर्मक और दूसरा अकर्मक। तो देखिए यहाँ पे नाम से स्पष्ट है, ये सकर्मक मतलब जिसमें कर्म के साथ, सकर्मक मतलब कर्म के साथ और अकर्मक मतलब कर्म के बिना। याद रखिएगा, जो सकर्मक है इसमें कर्म उपस्थित होता है और जो अकर्मक होता है इसमें कर्म उपस्थित नहीं होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप सकर्मक में लिखिएगा जिसमें कर्म उपस्थित होता है इसे सकर्मक कहा जाता है, और अकर्मक में जिसमें कर्म उपस्थित नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए सकर्मक क्रिया में कर्म प्रेजेंट होता है। कर्म उपस्थित होने के बाद यदि क्रिया का जो प्रभाव है वो अगर कर्म पर पड़ता है तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अकर्मक क्रिया में क्या होगा? चूंकि यहाँ पे कर्म प्रेजेंट नहीं होता है और जो प्रभाव होता है वो किस पे पड़ेगा? वो प्रभाव क्रिया पे, जो प्रभाव है वो कर्म पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कर्म प्रेजेंट नहीं होता है। इसका हम डायरेक्टली एग्जांपल देखते हैं। देखिए अकर्मक में लिख लीजिएगा कर्म अनुपस्थित, जो क्रिया का प्रभाव होता है, क्रिया का प्रभाव कर्म अनुपस्थित होने के बाद क्रिया का प्रभाव क्योंकि कर्म नहीं है तो किन पे पड़ेगा? कर्ता पे पड़ता है। तो ऐसी क्रिया कौन सी क्रिया कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। कर्म अनुपस्थित होने के बाद यदि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वो जो क्रिया है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल देते हैं। सौम्या ने खिलौना तोड़ दिया। खिलौना तोड़ दिया। सौम्या ने खिलौना तोड़ दिया। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सीता गीत गाती है। सीता गीत गाती है। तो देखिए यहाँ पे सौम्या ने खिलौना तोड़ दिया, यहाँ पे ये सौम्या क्या है? कर्ता है। क्लियर है? इसके बाद जो खिलौना है ये क्या है? यहाँ पे कर्म है। कर्ता ने कर्म को तोड़ दिया, तो क्या किया? तोड़ दिया। तो यहाँ पे तोड़ना क्या कहलाएगा? क्रिया कहलाएगा। क्लियर है ये? तो देखिए यहाँ पे चूंकि मैंने बताया सकर्मक में कर्म प्रेजेंट होगा तो खिलौना यहाँ पे क्या है? कर्म है और कर्म यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसके बाद मैं बताई हूं आपको कि जो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ना चाहिए? कर्म पे पड़ना चाहिए। सौम्या ने खिलौना तोड़ दिया, तो जब सौम्या ने खिलौना तोड़ा तो उसका इफेक्ट किस पे होगा? खिलौने पे ही होगा, क्योंकि खिलौना टूट जाएगा। क्लियर है ये? तो यहाँ पे कर्म प्रेजेंट होने के बाद जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है। तो ये कैसी क्रिया कहलाएगी? ये सकर्मक क्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। सीता गीत गाती है। देखिए ये यहाँ पे सीता करता है, कर्म क्या है?
गीत है और क्रिया क्या है, गाना। क्लियर है, यहाँ पे कर्म प्रेजेंट है तो ये कौन सी क्रिया कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। एक आध अकर्मक क्रिया का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं ये, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे आपके पास तो उसको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ रही है। अब देखिए चिड़िया क्या है, यहाँ पे करता है। अब यहाँ पे ये जो आकाश है ये कर्म नहीं है, चलिए ये जो उड़ना है ये क्या हो जाएगा, इसका क्रिया हो जाएगा। ठीक, तो ये बताइए अगर यहाँ पे, चलिए आकाश को हम यहाँ पे कर्म मान भी लेते हैं, अकर्मक क्रिया में मैंने आपको ये बताया कि कर्म प्रेजेंट नहीं होगा, और अगर सपोज उसमें कर्म प्रेजेंट होता भी है, अगर इसमें कर्म प्रेजेंट होता भी है तो देखिए चिड़िया, मैंने ये बताया कि अगर कर्म प्रेजेंट है भी सपोज के लिए, तो जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पे पड़ना चाहिए, कर्म पे पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो उड़ने का जो प्रभाव है ये क्या आकाश में पड़ रहा है क्या, आकाश ऐसा तो नहीं है कि पूरे आकाश को वो कवर कर रही है ना। तो चिड़िया अगर आकाश में उड़ रही है तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, खुद चिड़िया पे पड़ रहा है। चिड़िया अगर उड़ते रहती है तो देखिएगा थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुकते भी हैं वो, उनको थकावट होती है। तो अगर चिड़िया जो उड़ रही है यहाँ पे, ये उनका उड़ना क्या है, क्रिया हुआ, तो इसका जो प्रभाव है किस पे पड़ेगा, खुद चिड़िया पे, मतलब किस पे पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा। तो अभी मैं आपको बताई हूँ कि इसमें अकर्मक प्रेजेंट नहीं होगा, और सपोज अगर प्रेजेंट है भी तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो क्रिया है इसका प्रभाव किस पे होना चाहिए, कर्ता पे होना चाहिए, तब वो क्रिया क्या रहेगी, अकर्मक क्रिया रहेगी। क्लियर है ये। चलिए ये तो हो गया हमारा सकर्मक और अकर्मक मतलब क्रिया के भेद। अब मैं आप लोगों को सकर्मक अकर्मक, एक और होता है द्विकर्मक भी होता है। देखिए मुख्य रूप से इसके दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। एक और होता है द्विकर्मक बोलते हैं जिसे, द्विकर्मक। द्विकर्मक में दो कर्म प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आपको ये बताती हूँ, यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगी कि सकर्मक और अकर्मक पहचानना या चाहे द्विकर्मक पहचानना। ये ट्रिक अगर आप लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लिए तो आपसे कभी भी सकर्मक और अकर्मक से क्वेश्चन कोई भी मिस्टेक नहीं होंगे। क्लियर है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सकर्मक और अकर्मक की पहचान करना। सकर्मक और अकर्मक की पहचान करना। तो देखिए इसका जो ट्रिक है, सबसे पहला है वाक्य में कर्ता ढूंढे। वाक्य में कर्ता ढूंढे, ठीक है। अगर वाक्य में कर्ता है तो जो क्रिया है वो सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट है, पहला वाक्य में कर्ता ढूंढे, दूसरा यदि कर्ता है तो क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, सकर्मक है या अकर्मक इसका पता लगाने के लिए सकर्मक है या अकर्मक इसका पता लगाने के लिए कर्ता और क्रिया के बीच
प्रश्न करेंगे। 3 प्रश्न करेंगे। कौन कौन सा 3 प्रश्न? पहला है क्या, दूसरा है किसे, और तीसरा है किसको। क्या, किसे और किसको। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, क्या, किसे और किसको ये पूछने के बाद यदि एक जवाब आता है तो वो कैसा होगा, वो सकर्मक होगा। क्लियर है। और अगर दो भिन्न भिन्न जवाब आते हैं तो वो क्रिया द्विकर्मक क्रिया होगी। और अगर एक भी जवाब नहीं आता है तो वो क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्लियर है ये। सबसे पहले आपको जो सेंटेंस दिया गया है या जो वाक्य दिया गया है उसमें आपको कर्ता ढूंढना है। कर्ता ढूंढने के बाद जरूरी नहीं है कि वो जो क्रिया है वो सकर्मक ही रहेगी या अकर्मक ही रहेगी। कर्ता ढूंढने के बाद क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। तो जो क्रिया है वो सकर्मक है या अकर्मक, इसका पता लगाने के लिए कर्ता और क्रिया के बीच 3 प्रश्न पूछा जाएगा। पहला है क्या, दूसरा है किसे और तीसरा है किसको। ठीक। तो अब देखिए, अगर क्या, किसे और किसको ये क्वेश्चन आप पूछेंगे, अगर एक जवाब आ रहा है तो वहां पे क्रिया सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर दो भिन्न भिन्न जवाब आ रहा है तो जो क्रिया होगी वो द्विकर्मक क्रिया होगी। और अगर एक भी जवाब नहीं आ रहा है इसका मतलब क्रिया कैसी है, अकर्मक क्रिया है। और एग्जाम में अकर्मक क्रिया से ही ज्यादा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको इसका जो एग्जाम्पल बताया है सकर्मक और अकर्मक का, तो चलिए उसी पे ट्राई कर लेते हैं हम। देखिए, जैसे पहला मैंने आपको बताया था कि सौम्या ने खिलौना तोड़ दिया। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, सौम्या ने खिलौना तोड़ दिया। तो देखिए, अब इसमें ये मैंने आपको सकर्मक में बताया हुआ है। ठीक है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। किनके बीच क्वेश्चन करना है, कर्ता और क्रिया के बीच। तो सबसे पहले आपको वाक्य में देखना है कर्ता कौन है। यहाँ पे जो सौम्या है ये कर्ता है। नेक्स्ट देखना है क्रिया, क्रिया कैसी है, यहाँ पे तोड़ना जो है ये क्रिया हो गई। क्लियर है। तो कर्ता और क्रिया के बीच आपको क्वेश्चन करना है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन करते हैं, क्या को लेकर चलते हैं। सौम्या ने क्या तोड़ दिया, कर्ता और क्रिया के बीच जो है वहां पे हम क्या रखेंगे, सौम्या ने क्या तोड़ दिया। तो सौम्या ने क्या तोड़ दिया, इसका आंसर मेरा खिलौना। सौम्या ने खिलौना तोड़ दिया। सौम्या ने किसे तोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पे इसका प्रॉपर ऐसा, सौम्या ने किसे तोड़ दिया, सौम्या ने खिलौना तोड़ दिया, ये नहीं होगा, सौम्या ने खिलौने को तोड़ दिया। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो सिर्फ एक ही आंसर मिल रहा है हमको। सौम्या ने किसको तोड़ दिया, सौम्या ने किसको तोड़ दिया, खिलौने को। हमको वहां पे एक्स्ट्रा सेंटेंस और एक्स्ट्रा जो शब्द है वो जोड़ना पड़ रहा है। लेकिन जो क्या है, सौम्या ने क्या तोड़ दिया, इसमें डायरेक्टली हमको आंसर मिल रहा है सौम्या ने खिलौना तोड़ दिया। तो यहाँ पे कितने आंसर मिल रहे हैं हमको, एक आंसर मिल रहा है। मतलब जो क्रिया है वो कैसी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्लियर है ये। वैसे नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो उसके लिए भी अगर आप कर्ता और क्रिया के बीच, तो देखिए क्वेश्चन करिए, कर्ता वहां पे चिड़िया है और उड़ना वहां पे क्या है, उनका क्रिया है। तो चिड़िया क्या उड़ रही है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा क्या, चिड़िया क्या उड़ रही है, चिड़िया किसे उड़ रही है, चिड़िया किसको उड़ रही है, आकाश को उड़ रही है, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्योंकि एक भी आंसर नहीं मिल रहा है, मतलब जो क्रिया होगी वो कैसी होगी, अकर्मक क्रिया होगी। एक द्विकर्मक क्रिया का भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिएगा। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो देखिए यहाँ पे 2 कर्म प्रेजेंट है, एक तो पहला है छात्र और दूसरा यहाँ पे हिंदी। तो ये जो है आपका द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं कर्ता और क्रिया के बीच। तो पढ़ाना जो है क्रिया है और अध्यापक जो है कर्ता है। क्वेश्चन करिए यहाँ पे, अध्यापक ने क्या पढ़ाई, तो अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने
किनको हिंदी पढ़ाई, तो छात्रों को हिंदी पढ़ाई। क्योंकि यहाँ पे दो भिन्न भिन्न आपको आंसर मिल रहा है, दो यहाँ पे कर्म प्रेजेंट है, तो ये जो क्रिया होगी ये द्विकर्मक क्रिया होगी। क्लियर है ये? अगर इसमें से आपको कुछ भी चीजें नहीं समझ आती है, सकर्मक और अकर्मक बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।